अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप सो कि आप सब खैरियत से हैं। हमने अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कशन की थी अबाउट द रिमेनिंग फ्यू टॉपिक्स ऑफ जेक्यूरी ट्रैवर्सिंग। वो हमने कंप्लीट कर लिए थे। होप सो कि आपको वो टॉपिक समझ आ गए होंगे। इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। आज हम अपना लास्ट रिमेनिंग टॉपिक जेक्यूरी से रिलेटेड वो हम कवर करने जा रहे हैं। एज यू मे ऑलरेडी नो के हम अपने ये तमाम कंटेंट जो है जेकेडी से रेलिवेंट वो W3 स्कूल से कवर कर रहे हैं। तो मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि आप एक बार इसे ज़रूर विज़िट करें और यहाँ से जो टॉपिक हम कवर करें उसकी प्रैक्टिस कीजिए लाजमी, ठीक है। सो एजेक्स क्या है? एजेक्स इज़ बेसिकली द एब्रीवेशन ऑफ ए सिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड एक्सएमएल। एजेक्स का हम ना बड़ा ब्रीफ सा एक ओवरव्यू लेंगे, एक इंट्रोडक्शन लेंगे, लेकिन डिटेल से इंशाल्लाह जब हम पीएचपी सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जो कि हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड है उसको हम पढ़ने जा रहे हैं इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर से, या विद इन 2 और 3 डेज हम उसे स्टार्ट कर देंगे। तो तब एट द एंड ऑफ द कोर्स हम ये एजेक्स का ना तफसील से पीएचपी के साथ जो है वो पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हम जस्ट ब्रीफ इंट्रोडक्शन लूँगे क्योंकि इसमें सर्वर साइड का हवाला आता है, सर्वर साइड का भी इसमें काम है इंक्लूडेड। तो अभी के लिए फ़िलहाल आप जस्ट इसका पर्पस समझें कि जेक्यूरी में अगर आपने एजेक्स सर्विस इस्तेमाल करनी है, एजेक्स की फैसिलिटी इस्तेमाल करनी है, तो जेक्यूरी हमें क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है रेलेवेंट टू द एजेक्स। चलें जी, एजेक्स को स्टार्ट करते हैं। एजेक्स बेसिकली मॉडर्न वेब का एक इंटीग्रल पार्ट है। व्हाट डज़ दैट मीन? कि अक्सर हम वेबसाइट्स विज़िट करते हैं ना, तो अगर कोई कंटेंट हमने किसी एक जगह पर गेट करना है अपने वेब पेज पे, तो बजाय ये कि हम पूरा वेब पेज लोड करें, हम जस्ट उस रेलेवेंट पार्ट को ही लोड करते हैं जहाँ पे एक्चुअली हमें वो कंटेंट चाहिए होता है। यानी कि पूरा वेब पेज लोड नहीं होता, सिर्फ़ और सिर्फ़ वेब पेज का वो हिस्सा जहाँ पे बेसिकली कंटेंट ने चेंज होना है, कंटेंट ने डिस्प्ले होना है, या आप नया कंटेंट गेट करना चाह रहे हो, सिर्फ वो वाला हिस्सा जो है वो जो है चेंज होता है, या वहाँ पे हमारा कंटेंट लोड होता है। इससे क्या फ़ायदा होता है एजेक्स को इस्तेमाल करते हुए? ये काम करने के लिए हमें पूरे वेब पेज के लिए रिक्वेस्ट नहीं करनी पड़ती है, पूरा वेब पेज लोड नहीं करना होता। डेफ़िनिटली जी, इस पे सर्वर पे एक तो बर्डन जो है वो कम हो जाएगा। बर्डन इस तरह से कम होगा कि एक पूरे वेब पेज के लिए रिक्वेस्ट करना और दोबारा उसको लोड करना ब्राउज़र के अंदर, इट टेक्स सम टाइम। प्रोसेसिंग टाइम नॉट ओनली ऑन दी सर्वर साइड बट क्लाइंट साइड पर भी इसके लिए ज़्यादा होगा। और जब हम बात करते हैं कि यही काम आप को मालूम है कि हम पूरा वेब पेज तो लोड कर नहीं रहे होते हैं, तो अमूमन होता ये है कि पार्ट ऑफ द वेब पेज ही चेंज हो रहा होता है और बाकी जो वेब पेज है वो एज़ इट इज़ रहता है। तो क्यों ना हम ऐसे करें कि जहाँ पे चेंजिंग आनी है जिस एरिया में, हम उस पर्टिकुलर एरिया में ही कंटेंट को लोड कर लें और बाकी वेब पेज जो है वो एज़ इट इज़ रहे। तो कितना अच्छा हो जाएगा। इससे ये होगा कि हमें कंप्लीट वेब पेज के लिए रिक्वेस्ट नहीं करनी पड़ेगी। तो एजेक्स जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है, मॉडर्न वेब का आजकल हिस्सा है, बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली यूज़ किया जाता है। तो एजेक्स के लिए जेक्यूरी क्या-क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही है वो हम देखते हैं। ये अभी मैंने जो कहा ना कि हम पार्ट ऑफ द वेब पेज को ही लोड करते हैं, पूरे वेब पेज को लोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है हमें, तो ये एजेक्स के ज़रिए से ही मुमकिन हो पाया। एजेक्स इज़ द आर्ट ऑफ एक्सचेंजिंग डेटा विद अ सर्वर। और बेसिकली सर्विस क्या करती है? सर्वर के साथ डेटा एक्सचेंज करने का एक तरीकाकार है। एंड अपडेटिंग पार्ट्स ऑफ अ वेब पेज। और होता क्या है कि हम एक पूरे वेब पेज को लोड करने के बजाय जो पार्ट है, एक जस्ट एक हिस्सा जो है वेब पेज का, उसी को लोड करते हैं, पूरा वेब पेज लोड नहीं करते हम, ठीक है, विदाउट रीलोडिंग द होल पेज। ये तो बात हो गई। तो एजेक्स बेसिकली एक सर्विस है जो कि सर्वर के साथ डेटा एक्सचेंज करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। क्या फ़ायदा इसका? सर्वर के साथ डेटा तो हम ऑलरेडी एक्सचेंज कर रहे हैं। जब एक वेब पेज के लिए आप रिक्वेस्ट करते हो, तो जो वेब सर्वर है वो आपको रेलेवेंट टू दैट पर्टिकुलर रिक्वेस्ट आपको वेब पेज रिटर्न करता है। ये तो ऑलरेडी डेटा एक्सचेंज कर रहे हो, लेकिन एजेक्स के ज़रिए से अगर आप करेंगे तो आपके पास सहूलत ये आएगी, आपके पास एबिलिटी, कैपेबिलिटी ये आ जाएगी, आप पूरे वेब पेज को लोड करने के बजाय पार्ट ऑफ द वेब पेज के लिए भी रिक्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल जी, मुझे पता है कि जी ये जो एरिया नज़र आ रहा है ना, यहाँ पे अपना कंटेंट मैंने डिस्प्ले करवाना है, बाकी वेब पेज एज़ इट इज़ रहेगा। तो अब नॉर्मली हमें क्या करना पड़ता है? अगर थोड़ी-सी भी चेंज कहीं पे आनी है तो आपको एक नया वेब पेज लोड करना पड़ेगा ब्राउज़र में, जो कि डेफ़िनिटली टाइम कंज्यूमिंग भी होगा, सर्वर के रिसोर्सेज़ को भी डेफ़िनिटली आप ज़्यादा अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ नहीं करेंगे क्योंकि पूरा वेब पेज अपलोड करना पड़ेगा।
तो किया यह जा सकता है कि जस्ट इस एरिया को ही हम लोड कर लेंगे और बाकी एज इट इज सब कुछ स्टैटिक रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। तो ये एजेक्स के जरिए से मुमकिन है। Ajax abbreviation is synchronous JavaScript and XML. In short, Ajax is about loading data in the background and display it on the web page. तो इन मुख्तसरन आप ऐसे समझ लीजिए कि हम बैकग्राउंड में डेटा लोड कर रहे होते हैं किसी एक पर्टिकुलर एरिया में वेब पेज में, बजाय ये कि हम पूरा वेब पेज रीलोड करें विदाउट रीलोडिंग द होल पेज। एग्जांपल्स ऑफ एप्लीकेशन यूजिंग एजेक्स बहुत ज़्यादा मैंने कहा कि एक्सटेंसिवली यूज होता है एजेक्स। मॉडर्न वेब का एक ज़रूरी हिस्सा है आजकल। आपको जीमेल, गूगल मैप, यूट्यूब और बेतहाशा और डिफरेंट वेबसाइट्स इंक्लूडिंग फेसबुक पे इसको एजेक्स जो है आपको इस्तेमाल होता हुआ मिलेगा। आप अक्सर वो अगर ट्विटर वगैरह या इंस्टाग्राम या फेसबुक इस्तेमाल करें ना सोशल मीडिया पे, तो वहाँ पे आप अपने चाहे वेब पेज को लोड ना करो, रीलोड ना करो, उसके बावजूद वहाँ पे पोस्ट आपको नई नई नज़र आ रही होती है। एग्जैक्टली आपने ऐसा देखा होगा। वो कैसे मुमकिन है? हालांकि आपको मालूम है कि आपने कोई भी नया कंटेंट डिस्प्ले करना, नॉर्मली आपको या तो पूरा वेब पेज लोड करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन हो ये रहा होता है कि फेसबुक में जैसे आपने रीलोड नहीं किया अपना जो है फेसबुक का होम पेज, तो उसके बावजूद वहाँ पे नई नई पोस्टें आपको दिखाई दे रही हैं। वो कैसे मुमकिन हो पा रहा है? वो एजेक्स के जरिए से ही है। ठीक है। एजेक्स जो है बेसिकली ये जावास्क्रिप्ट में भी आप ये इम्प्लीमेंट कर सकते हो, और जेक्यूरी बेसिकली इज नथिंग बट अ फ्रंट एंड जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी। तो जेक्यूरी में एजेक्स के ज़रिए से काम करना आपके लिए निस्बतन आसान हो जाता है। आप सबको मालूम है कि जेक्यूरी प्रोवाइड क्या करी आपको, कि राइट लेस डू मोर फीचर प्रोवाइड करी। कोड कम लिखना पड़ता है, आसान है, इजी टू ग्रास्प है, आइज के लिए ऑब्जर्व करना आपके लिए याद रखना आसान रहता है मेथड्स को, सेमेंटिक मेथड्स हैं। तो अगर आप प्लेन जावास्क्रिप्ट में करो ना, थोड़ा-सा ये ट्रिकी हो सकता है, क्योंकि डिफरेंट ब्राउज़र जो है ना, वो डिफरेंट सिंटैक्स अडॉप्ट करते हैं एजेक्स के लिए। लेकिन जेक्यूरी ने यही काम हमारे लिए आसान कर दिया। जेक्यूरी की जो डेवलपिंग टीम है, उसने क्या किया है, उन तमाम ब्राउज़र के डिफरेंट सिंटैक्स को मलहूज़े खाता रखते हुए, आपको एक स्टैंडर्ड सिंटैक्स प्रोवाइड कर दिया। आपने जस्ट वो यूज़ करके अपना काम करवा लेना है। आगे हम चलते हैं जी कि jQuery provides several methods for Ajax functionality. With the jQuery Ajax methods, you can request the text, HTML, XML, or JSON from a remote server using the both HTTP and HTTP post method. जब अच्छा डेयर स्टूडेंट्स याद होगा कि जब भी सर्वर के साथ कम्युनिकेशन करनी होती है ना, वेब सर्वर के साथ, तो दो एक प्रोटोकॉल हमने पढ़ी थी स्टार्ट में। मैंने बताया था आपको HTTP प्रोटोकॉल। जब वेब ब्राउज़र में जब भी आप एड्रेस लिखते हो, तो स्टार्ट में लिखा होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल HTTP। HTTP इज़ बेसिकली द प्रोटोकॉल जो कि क्लाइंट के दरमियान और वेब सर्वर के दरमियान कम्युनिकेशन को पॉसिबल बनाती है। और कम्युनिकेशन क्या होती है? हम वेब पेजेस के लिए रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, सर्वर जो है उसी प्रोटोकॉल को इस्तेमाल करते हुए HTTP सर्वर, बाय द वे ये वेब सर्वर को हम HTTP सर्वर भी बोलते हैं, वो इस सर्विस को इस्तेमाल करते हुए, प्रोटोकॉल को यूज़ करते हुए आपको रिस्पॉन्स देता है। ठीक है। तो HTTP गेट और पोस्ट मेथड जो है ना, इन्हीं को इस्तेमाल करते हुए हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं HTML के लिए, टेक्स्ट फाइल के लिए, टेक्स्ट डेटा के लिए, HTML डेटा XML की फॉर्म में, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, इसके बारे में भी आगे चल के टाइम मिला तो बात करेंगे। और जेसन होता है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। ठीक है। ये जेसन वगैरह क्या बाद में हम देखेंगे ये क्या चीज़ है। लेकिन फिलहाल आप ऐसे समझ लो कि ये डेटा टाइप है, यानी कि डेटा को गेट करने की डिफरेंट टाइप्स हैं। या टेक्स्ट फॉर्म में हो सकता है, HTML फॉर्म में गेट कर सकते हो, रिक्वेस्ट कर सकते हो डेटा की। एंड यू कैन लोड द एक्सटर्नल डेटा डायरेक्टली इनटू द सिलेक्टेड HTML एलिमेंट ऑफ योर वेब पेज। ठीक है। बाकी ये पढ़ लेना, मैंने भी आपको बताया है कि सिंटैक्स जो है स्टैंडर्ड यूज़ करता है jQuery, और आपके लिए काम आसान बनाता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट दो मेथड हम देखेंगे यहाँ पे, बल्कि तीन है। एक लोड है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। The jQuery load method is a simple but powerful AJAX method. The load method loads the data from a server and puts the return data into the selected element. Load element क्या करता है? वेब सर्वर से रिक्वेस्ट करता है डेटा लोड करने की, और डेटा जब मिल जाता है उसे, तो फिर उसके बाद आपके सिलेक्टेड एलिमेंट में डेटा लोड भी करके देता है। देखिए, हम अपने सिलेक्टेड एलिमेंट में डेटा लोड करें, पूरे वेब पेज को रीलोड नहीं कर रहे हैं, जो कि हमारा टाइम भी बचाएगा, सर्वर के रिसोर्सेज को भी बचाएगा, और बड़ा ही यूजफुल होगा एक यूज़र के लिए भी, कि उसने अगर वेब पेज के अंदर कुछ चेंजिंग देखनी है, कोई नई चीज़ चाहिए, तो बजाय ये कि आप उसे पूरा वेब पेज रीलोड करके दें, जो कि अच्छा एक्सपीरियंस नहीं होगा, हम जिस पार्ट ऑफ द वेब पेज को ही रीलोड करेंगे। तो इसका सिंटैक्स क्या लिखने का जी, हमें मालूम है। jQuery के लिए डॉलर सिंबल लिखा, सिलेक्टर आएगा जिस एलिमेंट में आपने डेटा लोड करना है, लोड मेथड कॉल किया, यूआरएल जो है ये सर्वर का वो लिंक होगा या यूआरएल होगा जहाँ पे एक्चुअली वो डेटा लोकेटेड है। डेटा में यहाँ पर हमारे पास ऑप्शनली हम रिक्वेस्ट करते वक्त कुछ डेटा भी पास कर सकते हैं। ठीक है। और कॉल बैक जो है, एज यू ऑल नो, हम कंटिन्यूसली बात करते जा रहे हैं। लोड
जो है मेथड कंप्लीट होने के बाद अगर आप कोई फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करना चाह रहे हैं तो उसके लिए कॉल बैक में आप वो कोई काम करना चाह रहे हैं तो कॉल बैक यहाँ पे फंक्शन बना सकते हो। द रिक्वायर्ड यूआरएल पैरामीटर स्पेसिफाई, ये यूआरएल जो है ये ऑप्शनल है, सॉरी यूआरएल जो है ये कंपलसरी है, डेटा और कॉल बैक जो है ऑप्शनल है। द ऑप्शनल डेटा पैरामीटर स्पेसिफाई सेट ऑफ क्यूरिंग की वैल्यू पेयर की शक्ल में हम ना एक्स्ट्रा डेटा पास कर सकते हैं रिक्वेस्ट करते वक्त। चलें जी, ये एक एग्जांपल है, ठीक है। हेयर इज द कंटेंट ऑफ द ऑफ आवर एग्जांपल फाइल। ये एक फाइल ना समझें कि सर्वर पे पड़ी हुई है, ठीक है। फिर उसमें एक हेडिंग हमने ऐड की हुई है और हमने एक पैराग्राफ ऐड किया हुआ है विद द आईडी ऑफ दिस, ठीक है। यानी कि है टेक्स्ट फॉर्म में, लेकिन इसमें हमने HTML का कंटेंट लिखा हुआ है। तो हम ये चाह रहे हैं, चलें इसको देख लेते हैं एक बार। एक बटन लगाया हमने और H2 हमने हेडिंग लगाई हुई है कि लेट jQuery ajax changes this text। करना हम ये चाह रहे हैं कि इस बटन पे हमने क्लिक इवेंट बाइंड किया रन टाइम पे, और अनोनिमस फंक्शन एक यानी इवेंट हैंडलर हम एग्जीक्यूट करवाना चाह रहे हैं। उसमें क्या किया है कि div1 को गेट करो और लोड कर दो डेमो अंडरस्कोर टेस्ट डॉट टेक्स्ट। ये मैं दोबारा बता रहा हूँ, ये यूआरएल है, यानी कि ये वो पाथ है जहाँ पे एक्चुअली वो डेटा हमारा लोकेटेड है, ये फाइल के अंदर पड़ा हुआ है। तो क्या होगा, इस फाइल के अंदर जो डेटा है ना वो कहाँ पे लोड हो जाएगा, दी वो ऑब्वियसली लोड होगा हमारे इस div1 एलिमेंट में। तो इसको हम चेक कर लेते हैं, देखें। jQuery and Ajax is fun, this is some text in a paragraph। तो ये मैं आपको पहले बताता चलूँ कि ये वो टेक्स्ट था जो कि बेसिकली उस फाइल के अंदर लिखा हुआ था, jQuery and Ajax is fun। और ये कहाँ पड़ा है, सर्वर पे पड़ा हुआ है। इसलिए मैंने कहा था कि जब हम सर्वर साइड को डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे ना अभी इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर्स के अंदर, तो एट द एंड ऑफ आवर कोर्स हम Ajax को और PHP को साथ ना मिला के डिस्कस करेंगे ये दोनों कोलैबोरेट कैसे काम करते हैं। It is also possible to add a jQuery selector to the URL parameter, ठीक है। एंड द फॉलोइंग एग्जांपल, हाँ अगर आप चाहें तो ये भी कर सकते हैं कि देखें डेमो अंडरस्कोर टेस्ट डॉट टेक्स्ट है ना txt, इसमें हम चाहें कि नहीं जी हमने पूरी फाइल का डेटा लोड नहीं करना, हमने एक स्पेसिफिक एलिमेंट को लोड करना है, तो उसके लिए देखें है तो उसमें HTML कंटेंट लिखा हुआ ना, तो पाउंड सिंबल P1 वाला हम कह रहे हैं कि इस फाइल के अंदर जाओ, जो एलिमेंट है ना जिसकी आईडी P1 के नाम से है उसका डेटा लोड कर दो div1 के अंदर, ठीक है। बाकी इसके अलावा जी कॉल बैक फंक्शन जब आप वो इम्प्लीमेंट करते हो तो उसमें कुछ पैरामीटर्स हैं जो कि हमारे लिए यूजफुल हो सकते हैं। एक है रिस्पॉन्स टेक्स्ट, स्टेटस टेक्स्ट है और XHR है, ठीक है। कंटेन रिस्पॉन्स टेक्स्ट क्या है, कंटेन्स द रिजल्टिंग कंटेंट इफ द कॉल सक्सीड, ठीक है। रिस्पॉन्स टेक्स्ट में जी हमारे पास रिजल्टिंग टेक्स्ट होता है अगर हमारी वो लोड की रिक्वेस्ट जो है वो कंप्लीट हो जाती है सक्सेसफुली। यहाँ पे स्टेटस आता है इसके अंदर कि सक्सेसफुल रहा या अनसक्सेसफुल रहा हमारा, और XHR में XML HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। इसको फिलहाल हम ओमिट कर देते हैं, अभी इसको डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि XML जो है चूंकि हमारे स्कोप से बाहर है, हमने डिस्कस नहीं करना है यहाँ पे। ये एक एग्जांपल लिखी हुई है यहाँ पर, देखें कि हम कह रहे हैं इस ये हमारा यूआरएल है यहाँ, यानी कि यूआरएल में हमें पाथ प्रोवाइड करना होता है जहाँ पे एक्चुअली डेटा लोकेटेड है। यहाँ पे डेटा लोकेटेड है, ये कॉल बैक फंक्शन हमने इसके साथ इम्प्लीमेंट किया, ठीक है। मीन टू से कि जब ये लोड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगा, इसे डेटा लेके आ जाएंगे हम, तो फिर ये एग्जीक्यूट होना है। अब कॉल बैक में ना 3 हमने पैरामीटर देखे थे, रिस्पॉन्स टेक्स्ट है, स्टेटस टेक्स्ट है और XHR है। स्टेटस टेक्स्ट में, अच्छा रिस्पॉन्स टेक्स्ट में क्या होगा वो हमने अभी कहा कि एक्चुअल जो कंटेंट है ना इस फाइल का वो इसके अंदर आ जाना है रिस्पॉन्स टेक्स्ट के अंदर। स्टेटस टेक्स्ट के अंदर क्या आया कि ये सक्सेसफुल रही रिक्वेस्ट या नहीं रही, तो हम स्टेटस टेक्स्ट में जाएंगे, चेक करेंगे अगर सक्सेस इसमें स्टेटस आ गया है तो हमने क्या करना है, अलर्ट बॉक्स के अंदर एक्सटर्नल कंटेंट एडिट सक्सेसफुली, लोडेड सक्सेसफुली, ठीक है। ये डिस्प्ले करवा दिया, अदरवाइज ये करवा दिया, इसको चेक कर लेते हैं हम, ठीक है। देखें अब पूरा वेब पेज जो है हमारा लोड नहीं हुआ, हमने पार्ट ऑफ द वेब पेज को ही लोड किया है। मैं दोबारा एक बार आपको दिखा रहा हूँ कि ये हमारा एक्चुअल वेब पेज था, गेट द एक्सटर्नल कंटेंट वो हमने किस में अंदर दिखाया, वो हमने अलर्ट बॉक्स के अंदर जैसा कि यहाँ पर था। और उसके बाद हमने क्या किया, जैसे ही ये काम हुआ तो अब देखिए ये
कॉल बैक का तो होता ही ये है ना कि हम इन ऑर्डर सिंक्रोनाइज रखना चाह रहे हैं एग्जीक्यूशन को, ये नहीं चाह रहे कि हमारी जो ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन है वो डिस्टर्ब हो या हमें रिजल्ट जो है हमें मन चाहे ना मिल पाए। तो हम सिंपली कर ही रहे हैं यहाँ पे कि अलर्ट बॉक्स के अंदर वो कंटेंट डिस्प्ले करवा दिया, बाद में वो ठीक है लोड भी हो गया आपके सामने। मैं दोबारा एक बार दिखा देता हूँ, ये हमारा एक्चुअल था, लोड हुआ, उसके बाद वो जो एलिमेंट था div1 के नाम से, वहां पे हमारा वो कंटेंट आ जाएगा फाइल का। गेट पोस्ट मेथड क्या करते हैं? गेट और पोस्ट जो है आपको सबको मालूम है, दोनों मेथड जो है सर्वर से डेटा रिक्वेस्ट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये जे एजेक्स जो है ये HTTP के गेट और पोस्ट मेथड को इस्तेमाल करते हुए रिक्वेस्ट करता है डेटा के लिए या किसी रिसोर्स के लिए सर्वर से। तो गेट रिक्वेस्ट डेटा फ्रॉम स्पेसिफाइड रिसोर्स, सबमिट्स डेटा टू डू पी प्रोसेस टू अ स्पेसिफाइड रिसोर्स। ठीक है, बाकी सबको आपने पढ़ लेना है। दो मेथड है डॉट गेट के नाम से और एक डॉट पोस्ट के नाम से, दोनों एक जैसे ही काम करते हैं। अगर फर्क मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, एक बहुत अच्छा मुझे रिसोर्स मिला तो मैं आपके साथ वो शेयर भी कर दूंगा, ये वाला। ठीक है, द jQuery डॉट गेट एंड पोस्ट मेथड प्रोवाइड सिंपल टूल्स टू सेंड एंड रिट्रीव डेटा asynchronously फ्रॉम अ वेब सर्वर। बहुत ही एसिंक्रोनसली का सादा लफ्जों में आपको ये मतलब बता दूं कि हम पार्ट ऑफ द वेब पेज को लोड करें, पूरा वेब जो है हम पेज लोड नहीं करेंगे। both the method are pretty much identical part of the part apart from one major difference. dot get makes ajax request using the http get method और post method जो है वो ajax के http के post method को यूज करते हुए करता है। ये दोनों का सिंटैक्स है, ये डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, ये नीचे कुछ एग्जांपल्स हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जी, ये हमारा वो सर्वर साइड का ना कोड पड़ा हुआ है सर्वर पे, जो कि PHP की मदद से हमने लिखा है। अभी परेशान नहीं होना, इसलिए मैंने कहा था जब हम PHP को डिस्कस करेंगे ना दोबारा इस टॉपिक के ऊपर आएंगे हम। ठीक है, तो हम वहां पे हम क्या इको करवा रहे हैं, इको का मतलब है प्रिंट करवाना, ये हम डेट प्रिंट करवा रहे हैं। ठीक है, तो हम कर ये रहे हैं कि ये हमने div एलिमेंट ऐड किया है, ये एक बटन ऐड किया हुआ है हमने, बटन पे क्लिक करके हम क्या करना चाह रहे हैं, क्लिक इवेंट माइंड किया और डॉट गेट मेथड के जरिए से हम यानी कि गेट रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है, ये हमारा वो पाथ यानी कि URL हमने प्रोवाइड करना होता है जहाँ पे डेटा हमारा एक्चुअली रिजाइड कर रहा है। तो ये हमने पाथ दे दिया इस फाइल का। ठीक है, यहाँ पे एक्चुअली वो डेटा जो हम गेट करना चाह रहे हैं, और कॉल बैक मेथड जो है वो हमने साथ एक लगाया है। ठीक है, उसमें हमने क्या लिखा है, पैरामीटर एक पास किया हुआ है डेटा के नाम से। तो डिस्प्ले दी रिटर्न डेटा इन ब्राउज़र, वो क्या करेगा जी, रिक्वेस्ट आएगी और जो कंटेंट हमारे पास आएगा डॉट एस। अच्छा याद करें, ये डेटा से आप परेशान नहीं होना, ये मैंने आपको कहा था जो पहला पैरामीटर होता है ना आपका, इफ आई कैन शो यू राइट नाउ, द फर्स्ट पैरामीटर ऑफ दिस कॉल बैक फंक्शन होता है रिस्पॉन्स टेक्स्ट। यही आप डेटा लिख लें, रिस्पॉन्स टेक्स्ट लिख लें, ये आपकी मर्जी है। तो उसने यहाँ पे डेटा लिख लिए, इसके अंदर क्या आएगा डेटा के अंदर, ये एक्चुअली ये डेटा होगा ना इस फाइल का, इसमें आ जाना है, वो हम डिस्प्ले कर रहे हैं यूजिंग दिस। ठीक है, बाकी नीचे आ जाएं जी। आगे उसने दोबारा गेट रिक्वेस्ट की हुई है, लेकिन साथ ना ऑप्शनल पैरामीटर्स भी कुछ पास किए। ये एग्जांपल जो है मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप एक बार बेटा इन्हें खुद देखो, अगर कोई बात समझ नहीं आती, कोई प्रॉब्लम है तो फिर मुझसे आप डिस्कस कर लेना। ये सारी चीज़ें जो है रिसोर्सेज आपको मिल जाएंगे। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट। एजेक्स जो है ये, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, ब्रीफली जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी हमने डिस्कस कर ली हैं। jQuery का नो कॉन्फ्लिक्ट मेथड क्या करता है, देखें जो जावास्क्रिप्ट के ना फ्रंट एंड या बैक एंड अगर हम लाइब्रेरीज की बात करें वो बहुत सारी हैं। ठीक है, कौन कौन सी हैं पॉपुलर जो हम यूज़ करें, मैंने बताया था जैसे अब jQuery है, एंगुलर है, node.js है, उसके अलावा और भी बहुत सारी हैं। तो नो कॉन्फ्लिक्ट क्या करता है, बट इफ यू विश टू द यूज अदर फ्रेमवर्क्स ऑन योर वेब पेजेस व्हाइल स्टिल यूजिंग jQuery। अगर आप मल्टीपल जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी या फ्रेमवर्क्स को इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, देखिए jQuery ना एक एक लाइब्रेरी है, जबकि और हमारे पास कुछ फ्रेमवर्क्स भी हैं। फ्रेमवर्क्स का भी मैंने तस्करा आपकी क्लास में किया हुआ है पहले। As you already know, jQuery uses the dollar symbol sign as a shortcut key of jQuery. There are many other popular JavaScript framework like Angular, Backbone, Ember है, Knockout है, बहुत सारे और हैं, ये frameworks हैं सारे।
But if other JavaScript framework also uses the dollar symbol sign as a shortcut, जैसे jQuery के लिए हम डॉलर सिंबल डालते हैं ना स्टार्ट करने के लिए, वो ये कह रहा है कि अगर हो सकता है कि बाकी और फ्रेमवर्क से लाइब्रेरीज जो है वो भी डॉलर सिंबल इस्तेमाल करते हैं, तो फिर क्या होगा, यहाँ पे आ जाना कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, फिर जो पहले आपने शॉर्टकट सिंबल इस्तेमाल किया हुआ है वो हो सकता है मे बी jQuery के लिए हो, बाकियों के लिए वो ऐसे काम ना करे जैसे कि आप सोच रहे हो या करना चाहिए। इफ टू डिफरेंट फ्रेमवर्क्स आर यूजिंग द सेम शॉर्टकट, वन ऑफ देम माइट स्टॉप वर्किंग। ठीक है, एक नहीं काम करेगा, यानी कि दोनों में से एक ही काम करना है, बाकी एक नहीं करेगा। फिर the jQuery team have already thought about this and implemented the no conflict method। तो no conflict method क्या करेगा? The no conflict method releases the hold on the dollar symbol shortcut identifier so that the other script can use it. You can of course still use jQuery simply by writing the full name instead of the shortcut। आप चाहें तो ये डॉलर सिंबल इस्तेमाल ही ना करें jQuery के लिए, आप वहाँ पे कंप्लीट लिखो, jQuery लिख लो, या फिर अगर आप नो कन्फ्लिक्ट इस्तेमाल करो तो वो जो एक्सक्लूसिव रेजर्वेरेंस है ना उस आपकी डॉलर सिंबल की, वो रिलीज कर देता है। जैसे कि यहाँ देखें, हम लिखा डॉलर सिंबल डॉट नो कन्फ्लिक्ट, हम क्या कर रहे हैं, ये डॉलर सिंबल जो है इसको हम रिलीज कर रहे हैं ताकि और फ्रेमवर्क जो हैं अगर आपने इस्तेमाल किए हुए तो वो इसे यूज कर पाए। तो सिंपली यहाँ पे फोकस फिलहाल यही है। देखें हम यहाँ पे हम डॉलर सिंबल नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ पे हम जे क्यूरी कंप्लीट लिख के कर रहे हैं। ठीक है, ये हमने रिलीज क्यों किया, ताकि कोई और फ्रेमवर्क अगर यूज करना चाहे इस डॉलर सिंबल को तो वो कर पाए। इसके अलावा आप चाहें तो आप अपना कोई एब्रीवेशन, आप जे क्यूरी आपको लेंथी लग रहा है लिखने के लिए, तो आप डॉलर सिंबल नो कन्फ्लिक्ट कॉल करो और कोई भी अपना एक शॉर्टकट जो है यहाँ पे डिफाइन कर लो। आगे जाकर जहाँ पे भी आप डॉलर सिंबल लिखते थे वहां पे ये शॉर्टकट आपने इस्तेमाल कर लेना। ठीक है, अब हम लास्ट में जी फिल्टर्स को डिस्कस कर लेते हैं। फिल्टर्स क्या होते हैं? फिल्टर जी ऐसा कि नाम से ज़ाहिर है कि डेटा को फिल्टर करने के लिए, सर्च को सिंप्लीफाई करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि ये टेबल है, यहाँ पे हमने टेक्स्ट बॉक्स लगाया हुआ है। अब मैं फर्स्ट नेम जो है वो मैं कोई तलाश करना चाह रहा हूँ डेटा मैरी का, तो जैसे मैं एम प्रेस करूंगा, ए प्रेस किया मैंने, तो वो ऑटोमेटिकली साथ साथ फिल्टर भी कर रहा है। ठीक है, तो ये किस तरह से हमने करना है, इसके लिए एग्जांपल है, बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। ये टेबल है हमारा जी कंप्लीट, इसमें रोज और कॉलम वगैरह जो भी चीज़ें एडेड है। अब हम यहाँ पे CSS अप्लाई किया ताकि इसे ज़रा लुक वाइज अच्छा बनाया जाए। डॉक्यूमेंट डॉट रेडी मेथड कॉल किया हमने माई इनपुट के नाम से। ये हमारा एक माई इनपुट क्या है यहाँ पर देख लेते हैं। ये जो हमने टेक्स्ट बॉक्स लगाया है ना, इस टेक्स्ट बॉक्स का हमने रखा हुआ है आईडी माई इनपुट, ये देखें। ठीक है, इसकी आईडी है माई इनपुट। तो हम क्या कह रहे हैं कि माई इनपुट पे जाओ, और एक ऑन मेथड होता था, आपको याद हो, इवेंट बाइंड करने के लिए, तो की एप इवेंट जो है हम वो बाइंड कर रहे हैं यहाँ पे, और एक इवेंट हेल्डर इसके साथ अटैच किया है। उसमें हम क्या करेंगे, ये जो अभी की प्रेस हुई है ना, ये दिस आपको पता है ना सेल्फ रेफरेंसिंग ऑपरेटर होता है। ये अभी करंटली जो इवेंट एग्जीक्यूट हुआ है उसको रेफर कर रहा है, जो कि की अप है, उसकी वैल्यू लो, उसको लोअर केस में कन्वर्ट करके वैल्यू में ले आओ। उसके बाद क्या करो, माई टेबल में जाओ। ये टेबल जो है इसकी आईडी हमने माई टेबल रखी हुई है, ये देखें। ठीक है, टेबल बॉडी में, उसमें टेबल रो के अंदर जाना है, यानी माई टेबल में जाओ। ये सिलेक्टर है ना, CSS का सिलेक्टर ही यूज हो रहे होते हैं, तो यही होता है। तो हम इसको क्या करें, नैरो डाउन करें, माई टेबल में जाओ और हर एक रो में जाने के बाद फिल्टर मेथड अप्लाई करो, और एक फंक्शन जो है वो हमने एग्जीक्यूट करना है। क्या कि अभी जो इवेंट एग्जीक्यूट हुआ है उसको हमने करना है टॉगल। टॉगल आपको पता है हाइड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक पहली बार ये इवेंट एग्जीक्यूट होगा तो हाइड हो जाएगा, अगली बार होगा तो क्या हो जाएगा, शो हो जाएगा। और फिर हम क्या कह रहे हैं कि दोबारा ये जो इवेंट अकर हुआ है उसको लो, उसकी टेक्स्ट को गेट करो। डेफिनेटली इवेंट कहाँ पे अकर हुआ है ना, ये इस यहाँ पे हुआ है ना। अभी करंटली जो इवेंट एग्जीक्यूट हुआ है उसकी वैल्यू, वो जो वैल्यू प्रोवाइड की है यूजर ने, उसके टेक्स्ट को लो, उसको लोअर केस में चेंज करने के बाद इंडेक्स वैल्यू जो है चेक करो कि वो होनी चाहिए ग्रेटर देन -1। तो फिर हमने इस लिहाज से टॉगल करना है। बाय द वे, इसमें बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाके डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। होप्स हो कि आप समझ गए होंगे कि इसका बेसिकली यूजेज है क्या। हम कर ये रहे हैं कि जैसे हम ये फिल्टर में एक वैल्यू प्रोवाइड करें ना, ये टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, जैसे हमने जी लिखा यहाँ पे,
तो जी से रेलेवेंट जो अगर कोई वैल्यू एग्जिस्ट करती होगी तो उसको ये कर देगा, सॉर्ट आउट कर देगा। जैसे यहाँ पर जी आ रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है। जस्ट एक आपको कॉन्सेप्ट दिया गया है कि इस तरह से हम ये कर सकते हैं इम्प्लीमेंट। फ़िल्टर क्या करता है? फ़िल्टर जो है अभी हमने देखा भी कि jQuery फ़िल्टर सर्च फॉर स्पेसिफिक एलिमेंट, किसी एलिमेंट को सर्च करने के लिए ना टेबल में या लिस्ट के अंदर दिखाया गया यहाँ पे, या आपने कोई भी चीज़ सर्च करनी है, जैसे कि बहुत सारे एलिमेंट लगे हुए हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा बेटा एक बार इसे गौर से सबको ना कोड वगैरह को देखो। अगर इस स्टेटमेंट में कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको कि ये पता नहीं क्यों इस तरह से लिखा हुआ, तो मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर चुका कि ये अभी करंटली जो वैल्यू हम ने एंटर की है ना, उसको हम काइंड ऑफ क्या करना चाह रहे हैं। देखिए मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ जे, अस्सलामुअलैकुम सेठ साहब। वालेकुम सलाम। आइए आइए, खुशामदीद खुशामदीद।